नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। बिहार में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला फेज अब लगभग पूरा हो चुका है। इसमें 88% से ज़्यादा वोटरों ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं। अब ध्यान दूसरे और ज़्यादा अहम फेज पर है। ये दूसरा चरण 1 अगस्त से 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें वोटर के दस्तावेजों की सख्त जांच होगी। यही तय करेगा कि कौन असली भारतीय नागरिक है और किसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। इस दौरान 3 अहम चीजें होंगी। पहला, दावे, यानी कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो अपना नाम जुड़वाने का दावा कर सकता है। दूसरा, आपत्ति, अगर किसी का नाम गलत है या किसी फर्जी नाम पर आपत्ति हो तो वो दर्ज कराई जा सकती है। और खुद से जांच, यानी कुछ मामलों में प्रशासन खुद जांच शुरू करेगा, खासकर उन लोगों पर जो विदेशी नागरिक हो सकते हैं। यही जांच सबसे ज्यादा विवाद और राजनीति की वजह बन सकती है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसका सीधा असर आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा, इसलिए ये 2 महीने बहुत ही अहम माने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शुक्रवार को बिहार के मोतिहारी आने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए मोदी पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और जगह जगह विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। एनडीए के सभी बड़े नेता जैसे बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पिछले कई दिनों से चंपारण में डेरा डाले हुए हैं। ये लोग जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को रैली में आने के लिए जोर शोर से बुला रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा, यह दिन बिहार के लिए ऐतिहासिक होगा। प्रधानमंत्री 7,217 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य में विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने बताया कि चंपारण के कोने कोने से लोग इस बड़ी रैली में शामिल होंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर यानी मतदाता सूची की गहन जांच के दौरान चुनाव आयोग ने पहली बार एक अहम खुलासा किया। आयोग ने बताया कि करीब 4.5% वोटर यानी 35,60,000 लगभग लोग अपने रजिस्टर किए गए पते पर मौजूद नहीं मिले। वहीं 6.5% लोग यानी 54 लाख वोटरों ने अभी तक अपनी पहचान और पते की पुष्टि करने वाला फॉर्म नहीं जमा किया है। इन गायब वोटरों में 2.2% शायद स्थायी रूप से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। 1.59% शायद अब इस दुनिया में नहीं है और 0.75% ऐसे हैं जिनका नाम 2 या उससे ज़्यादा जगहों पर दर्ज है। हालांकि बीएलओ ने 3 बार जाकर इन लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन पुष्टि नहीं हो पाई। इसलिए अब चुनाव आयोग इन सभी संदिग्ध वोटरों की लिस्ट राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके बूथ स्तर के एजेंटों के साथ साझा करेगा, ताकि 25 जुलाई की फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख से पहले ये साफ किया जा सके कि कौन वोटर सही है और कौन नहीं। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। इस बीच दरभंगा का एक वीडियो वायरल हो गया है। इसमें दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम कर रही हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह वीडियो शेयर कर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अब वोटर लिस्ट का काम बीजेपी संगठन ही देखेगा और भी किसी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या? कांग्रेस ने भी बिहार में बीजेपी जिलाध्यक्ष के बीएलओ के साथ वाला वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि बिहार के दरभंगा में बीजेपी महिला जिलाध्यक्ष बीएलओ के साथ बैठकर वोटरों की जांच कर रही हैं। अपने वोटरों को लिस्ट में जगह दी जा रही है और जो बीजेपी के खिलाफ हैं उन्हें लिस्ट से निकाला जा रहा है। ये है चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, जहां बीजेपी वोटरों की छटाई कर रही है। ममता बनर्जी ने अब चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का सम्मान है, लेकिन बीजेपी की दलाली ना करें। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने 35 लाख वोटर्स को हटाया है। ममता ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में नाम हटवाकर जीती और अब बिहार में भी यही कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों के साथ हो रहे कथित उत्पीड़न के खिलाफ कोलकाता में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। इस दौरान उनके साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी सहित कई सीनियर नेता मौजूद रहे। उन्होंने कहा वो बंगालियों के प्रति भाजपा के रवैये से बेहद निराश और व्यथित हैं।
प्रोटेस्ट मार्च के बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब से मैंने तय किया है कि मैं बांग्ला में ज़्यादा बोलूँगी। अगर आप मुझे डिटेंशन कैंप में रखना चाहते हैं तो रखें। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि साबित कीजिए कि बांग्ला बोली वाले प्रवासी लोग रोहिंग्या मुसलमान हैं। बंगाल के 22 लाख प्रवासी श्रमिक देश के अन्य हिस्सों में काम कर रहे हैं, उनके पास वैध पहचान दस्तावेज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद और गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बने विवादास्पद कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। ये ऐसे समय में आया है जब इस कानून को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये याचिका लखनऊ की सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा ने दायर की है। दरअसल यूपी सरकार ने 2024 में अवैध धर्मांतरण के कानून संशोधन कर कुछ नए क्लॉज जोड़े थे। इसमें धर्मांतरण करने के उद्देश्य से अलग धर्म की महिला से शादी को लव जिहाद माना गया। इस कानून के तहत आरोपी पाए जाने पर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इस कानून के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में कहा गया है कि यह कानून अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन सकता है। इनकी आड़ में किसी को धर्म परिवर्तन के आरोप में फंसाया जा सकता है। साथ ही याचिका में यह भी मांग की गई है कि कोर्ट यूपी सरकार को निर्देश दे कि वो इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में कोई कार्रवाई न करे। असम के चायगांव में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड, नोटबंदी, गलत जीएसटी के समय जो बोला उसका नतीजा सबको दिखा। राहुल गांधी ने कहा, मैं आज बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में मीडिया वाले आपके मुख्यमंत्री को जेल जाते हुए दिखाएंगे और उन्हें नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के युवा, किसान, मजदूर और हर वर्ग के लोग करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये व्यक्ति भ्रष्ट है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने असम के सीएम पर आरोप लगाया, ये व्यक्ति 24 घंटे असम की जमीन चोरी करता है, कहीं सोलर पार्क के नाम पर, कहीं रिसोर्ट के बहाने, और ये बात असम का बच्चा बच्चा जानता है। राहुल गांधी के हमले पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने इसके जवाब में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि लिख कर ले लीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा को जेल जरूर भेजेंगे। यह वही वाक्य हैं जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने असम में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति के साथ अपनी बंद बैठक में कहा। सीएम शर्मा ने आगे लिखा, वो केवल इतना कहने के लिए असम आए, लेकिन हमारे नेताजी ये भूल गए कि वो स्वयं देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए संसद के मानसून सत्र में विधेयक लाने की मांग की है। खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। दोनों नेताओं ने यह भी मांग उठाई है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत शामिल करने के लिए भी विधेयक लाएं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को कहा कि आधुनिक युद्ध को पुराने हथियारों से नहीं जीता जा सकता है। जनरल ने भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए स्वदेशी तकनीक पर जोर दिया। जनरल चौहान ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने मानव रहित ड्रोन और लॉइटरिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया, लेकिन भारतीय सेनाएं ने इन्हें निष्प्रभावी कर दिया। जनरल अनिल चौहान ने एक तरह से ये इशारा करने की कोशिश की है कि भारत को अपने पुराने रक्षा हथियारों को बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ड्रोन और हथियारों से भारतीय सैन्य या नागरिक बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकांश ड्रोन को काइनेटिक और नॉन काइनेटिक तरीकों से निष्प्रभावी किया गया। सीडीएस ने इस बात पर जोर दिया कि ड्रोन आधुनिक युद्ध में एक गेम चेंजर बन गए हैं और इनका इस्तेमाल हाल के संघर्षों में रक्षा संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण रहा है। अमेरिका में 17 जुलाई को देशव्यापी गुड ट्रैवल लाइव्स ऑन विरोध प्रदर्शन होने वाले हैं। इन प्रदर्शनों में दिवंगत कांग्रेसी जॉन लुइस को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल में नागरिक अधिकारों से जुड़ी नीतियों का विरोध करना है। पूरे देश में 1600 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन होंगे, जिनमें 1.25 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। ये विरोध प्रदर्शन जॉन लुइस की 5वीं पुण्यतिथि पर हो रहे हैं। जॉन लुइस ने कांग्रेस में 17 बार सेवा दी थी। उन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। वो अक्सर शांतिपूर्ण विरोध के जरिए गुड ट्रैवल करने की बात करते थे। आयोजकों का कहना है कि ये प्रदर्शन ट्रंप के कार्यकाल में नागरिक अधिकारों को कमजोर करने के विरोध में है।
इजरायली सेना ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क स्थित रक्षा मंत्रालय और दक्षिण सीरिया में सरकारी बलों पर हमला किया। इसी दौरान ड्रूज बहुल प्रांत में सांप्रदायिक हिंसा चौथे दिन भी जारी रही। इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा, हम अपने ड्रूज भाइयों को बचाने और सीरिया में हथियारबंद गिरोहों को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। सीरियाई विदेश मंत्रालय ने इजरायल पर धोखेबाजी से की गई आक्रामकता का आरोप लगाया। आदिवासी बद्दू और ड्रूज मिलिशिया के बीच हुए संघर्ष में अब तक 300 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वो दक्षिण सीरिया में हो रही हिंसा से बहुत चिंतित हैं, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि हिंसा जल्द ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, हमने कुछ खास कदमों को लेकर सहमति बनाई है। यह कदम इस परेशान करने वाली और भयावह स्थिति को आज रात खत्म कर देंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.